बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये डिफरेंशियल रिले की कंटिन्यूशन है। ये वीक 10 है, लास्ट क्लास का रिवीजन है। तो हमने सिंपल डिफरेंशियल रिले देखी थी कि सिंपल डिफरेंशियल रिले में हमने ये देखा था कि आइडियली उसको इंटरनल फॉल्ट पे ऑपरेट होना चाहिए, एक्सटर्नल फॉल्ट को रिस्टेन करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था कि दो एरर हमारे पास आ रहे थे, एक तो रेशियो एरर, दूसरा आपके पास फेज एंगल एरर। ठीक है, तो अब यही इशू था कि जब भी आपके पास डिफरेंस ऑफ करंट आ जाता था इन दो एरर्स की वजह से, तो आपकी रिले ऑपरेट हो जाया करती थी एक्सटर्नल फॉल्ट पे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने परसेंटेज डिफरेंस रिले यूज़ की थी। सही, इसमें इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब आपके पास डिफरेंस ऑफ करंट पर रिले ऑपरेट नहीं होगी। इंस्टेड जब आपके पास परसेंटेज को सर्टेन परसेंटेज आ जाएगी सर्कुलेटिंग करंट की, तब ये ऑपरेट होगी। तो इसका अगर हम इसका ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक देखें, कर्व देखें, तो हम यही है कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और हमने इसकी क्वेश्चन में ड्राइव की थी y इक्वल mx प्लस बी, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। तो इसका जो इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, इक्वेशन है, उसमें आप देखें तो ये आपके पास डिफरेंस ऑफ करंट है, ऑपरेटिंग कॉइल करंट है, और ये आपके पास क्या है, रिस्टेनिंग कॉइल करंट है I1 प्लस I2। ठीक है, और उसमें जो स्लोप आ रहा है वो एन आर बाई एन नॉट के बराबर है। तो एन नॉट तो ऑपरेटिंग जो कॉइल है उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो तो फिक्स रहेंगे, लेकिन हम जो रिस्टेनिंग कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नेटवर्क, कि हम किस तरह का स्लोप चाहते हैं, किस तरह हम इसको, मतलब ये समझने कि इसको हम वेरी कर सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये परसेंटेज में चेंज कर दूँ, अगर 25% पे सेट हुई वैल्यू, तो अगर मैं इसको 35 कर दूँ, 50% कर दूँ, तो 50% जब होगा ऑपरेट सर्कुलेटिंग करंट का, तो फिर आपके पास रिले ऑपरेट होगी। सिंपल। तो इसी का ग्राफ हम देख लेते हैं। ग्राफ में यही है कि ये एक्स एक्सिस में मिनिमम फॉल करंट है, इस पॉइंट पे मिनिमम फॉल करंट है। ठीक है, और ये आपके पास मैक्सिमम फॉल करंट है। ये मिनिमम फॉल यानी इंटरनल फॉल का रीजन है। ठीक है, ये आपके पास पिकअप वैल्यू है, मिनिमम पिकअप वैल्यू ऑफ OCR। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था सिंपल डिफरेंशियल रिले में कि जैसे ही आपके पास थ्रू फॉल स्टेबिलिटी लिमिट अचीव हो रही थी, तो आपके पास जैसे ही, मतलब आपके पास इस जो पिकअप वैल्यू है, यानी जो स्पिल करंट पिकअप वैल्यू से ज़्यादा हो रहा था, तो आपके पास रिले ऑपरेट हो रही थी। और इससे पहले ये जो रीजन है, ये रिस्टेनिंग रीजन था सिंपल डिफरेंशियल रिले का, लिखा हुआ भी है सिंपल डिफरेंशियल रिले का रिस्टेनिंग रीजन है। लेकिन अब जैसे ही करंट इससे एक्सीड हो जाया करता था, रिले ऑपरेट हो जाया करती थी, क्योंकि स्पिल करंट आपका नॉन जीरो हो जाता था। सही है, तो ये यहाँ पर यानी इससे ऊपर रिले मेल ऑपरेशन करना शुरू हो जाती थी। इसको हमने रेक्टिफाई इस तरह किया था कि हमने परसेंटेज डिफरेंशियल यूज की थी, यानी रिस्टेनिंग कॉइल यूज किया था। तो अब फायदा ये हुआ कि हमें स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक मिली। ठीक है, तो इससे एडवांटेज ये निकलता है कि आपका जो वो है रिस्टेनिंग रीजन है वो बढ़ गया इस परसेंटेज डिफरेंशियल रिले की वजह से। कैसे? पहले सिंपल डिफरेंशियल रिले में आपके पास जो रिस्टेनिंग रीजन था वो ये था, अब रिस्टेनिंग रीजन आपका ये है। यानी जब आप करंट मजीद एक्सीड होके इस लिमिट से क्रॉस कर जाएगा, तब रिले ऑपरेट करें, यानी किसी ना किसी परसेंटेज को अचीव कर लेगा ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, ऑफ पिकअप करंट, ये पिकअप वैल्यू ऑफ OCR, तब आपके पास रिले ऑपरेट होगी। ठीक है, ये रीजन है, ये इंटरनल फॉल्ट करंट का रीजन है कि जब आपके पास मिनिमम फॉल्ट करंट फ्लो करेगा विद इन द प्रोटेक्टिव जोन, तो आपकी रिले ऑपरेट हो जाएगी। ये मैक्सिमम फॉल्ट करंट का रीजन है। अब मैक्सिमम फॉल्ट करंट के रीजन में सिंपल डिफरेंशियल रिले में ये था थ्रू फॉल्ट स्टेबिलिटी लिमिट, लेकिन अब ये हो गई है। सही है, तो इस ग्राफ का कंक्लूजन ये निकला कि सिंपल डिफरेंशियल रिले यूज करने से ये फायदा हुआ कि हमारे पास उसका जो स्टेबिलिटी रेशियो है, ठीक है, डिफरेंशियल रिले का, वो बढ़ गया है। स्टेबिलिटी रेशियो क्या था कि मैक्सिमम फॉल करंट, मतलब इस मैक्सिमम फॉल करंट मैक्सिमम एक्सटर्नल फॉल करंट, कि जिसके बाद आपके पास रिले मेल ऑपरेट हो जाएगी, डिवाइड बाय दी मिनिमम फॉल करंट, मिनिमम इंटरनल फॉल करंट। सही है, तो ये स्टेबिलिटी रेशियो था। अब फायदा ये हुआ कि अब आपके पास रिस्ट्रेनिंग रीजन बढ़ गया, तो अब इसका मतलब मैक्सिमम फॉल करंट भी बढ़ जाएगा, यानी अब मैक्सिमम फॉल करंट इतना होगा तब रिले ऑपरेट करेगी। तो स्टेबिलिटी रेशियो क्या हो गया है, इन जनरल इम्प्रूव हो गया। तो ये फायदा होता है रिस्ट्रेनिंग कॉइल यूज करने से, यानी परसेंट डिफरेंशियल रिले के कंपैरिजन में अगर हम देखें सिंपल डिफरेंशियल रिले को, तो जो आपकी परसेंटेज डिफरेंशियल रिले उसका एक तो कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक कर्व देखें वो स्ट्रेट लाइन है। और दूसरा ये है कि इसका रिस्टेनिंग रीजन है वो सिंपल डिफरेंशियल रिले से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, एडजस्ट स्टेप का मतलब ये है कि हम इस रिस्टेनिंग कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर चेंज कर दें, तो मैं इसको
चेंज भी कर सकता हूँ। इसका एक और एडवांटेज भी है, अगर मैं चाहता हूँ स्ट्रेट लाइन ये नहीं हो, स्ट्रेट लाइन मेरी ये हो, इस तरह की हो, तो ये भी हो सकता है। मैं सिंपल इस एनआर को चेंज करूंगा तो मेरा ये कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी फिर मैं रिस्ट्रेनिंग रीजन कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एडवांटेज भी है। जबकि सिंपल डिफरेंशियल रिले में पॉसिबल नहीं, क्योंकि एन नॉट जो होता है आपका ऑपरेटिंग जो कॉइल के जो टर्न्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो एक एडवांटेज, मेजर एडवांटेज का यही है। सही है। अच्छा, अब रिस्टेनिंग वाइंडिंग हम बायसिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। बाकी ब्लॉक डायग्राम ऑफ अगर हम डिफरेंशियल देखें, ये सिंपल है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी रिस्टेनिंग टर्न्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे भी टर्न्स होते हैं, दोनों साइड पे होते हैं। और आपके पास इसके कॉमन पे लगा होता है ऑपरेटिंग कॉइल। ठीक है, तो ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, यहाँ लगा होता है ट्रिप सर्किट। तो जब आपका सर्कुलेटिंग करंट पिकअप वैल्यू से सर्टेन परसेंटेज से एक्सीड हो जाता है, तब आपके पास क्या होती है, रिले ऑपरेट होती है और आपके पास सर्किट ब्रेकर जो होता है वो ट्रिप कर जाता है। ठीक है, ये एडवांटेज होता है। यानी अब डिफरेंस ऑफ करंट पर रिले ऑपरेट नहीं करेगी। अब कुछ ना कुछ परसेंटेज जब जो आपने सेट की होगी थ्रू रिस्टेनिंग कॉइल टर्न्स, तो जब वो आपके पास उस लिमिट से जब एक्सीड कर जाएगी आपके पास परसेंटेज, तब आपके पास रिले ऑपरेट होगी। ठीक है, देखें एडजस्ट मेन पिकअप, आप पिकअप को एडजस्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द रिस्ट्रेनिंग कॉइल। ठीक है, ओके। बस इसके बाद हमने, अच्छा इसके बाद हमने देखा था अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन में ये होता है कि आपके पास जो आपके पास लीकेज करंट आ रहा होता है, सही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिस्टम से आइसोलेट करने के लिए हम ये अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन यूज करते हैं। हमने स्टोरी में पढ़ा भी था अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स, जो आपके पास लीकेज जो करंट होते हैं ड्यू टू इंसुलेशन ब्रेकडाउन, तो उनको अवॉइड करने के लिए हम इस तरह की प्रोटेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इसको रेजिडुअल करंट भी बोला जा सकता है, जीरो सीक्वेंस करंट होता है। अच्छा, ठीक है। अब होता क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, आप क्योंकि आपके पास टोटल मैं पहले समझा देता हूँ। आपके पास सबसे पहले तो ये टॉरॉयडल बेस सर्किट ब्रेकर है बेसिकली, जिसके 3 टर्न्स हैं। 3 टर्न्स बोल रहा हूँ, 3 कॉइल्स हैं। एक कॉइल ए है, एक कॉइल बी है, एक कॉइल सी है। कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल ए फेस का है और कॉइल बी इसका न्यूट्रल का है। ठीक है, यानी एक इसका रिटर्न पार्ट जो है न्यूट्रल, उसका ये कॉइल है। ठीक है, एक कॉइल सी है। ठीक है, अब होता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जो होती है आपके पास, उसमें क्या होता है, फेस करंट आया गया और रिटर्न होके वापस आ गया, ऐसे ही होगा। तो आपके पास नेट एमएमएफ जो होगी वो जीरो होगी। किस तरह मैं बताता हूँ। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन कॉइल ए में अगर हम देखें तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होती है, एफ इज इक्वल टू आई एन, तो आई फेस मल्टीप्लाई एन। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और अगर कॉइल बी पे देखें, जो आपके पास कॉइल बी है, तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रल करंट मल्टीप्लाई एन। तो सम ऑफ करंट क्या होगा, जीरो हो गया, तो नेट एमएमएफ क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कॉइल जो है वो सेम मटेरियल का है, तो वो सेम होगा। तो आपके पास नेट एमएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन फॉल्ट जब अगर होगा ना, तो क्या होता है कि फॉल्ट अगर होने से लीकेज ऑफ करंट आ जाता है ड्यू टू इंसुलेशन ब्रेकडाउन, जिससे क्या होता है कि फेस करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल करंट। बात समझ आई। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास न्यूट्रल जो करंट है वो फेस करंट से कम हो गया ड्यू टू लीकेज ऑफ करंट। तो अब नेट एमएमएफ जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ इसके फेस करंट बढ़ने की वजह से आपके पास कुछ ना कुछ एमएमएफ आ रही होगी। ये अनबैलेंस कंडीशन जब आती है तो आपके पास क्या होता है, जो कॉइल सी है, जब मैग्नेटोमोटिव फोर्स आई, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ के, तो ईएमएफ आपकी इंड्यूस हुई होती है इस कॉइल पे, जिसकी वजह से क्या होता है, रिले ऑपरेट हो जाती है और आपके पास सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो ये इस तरह ऑपरेट है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में नेट एमएमएफ जीरो है, तो ये कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी। तो ये सिंपल सा अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन था। अच्छा, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में हम यूज जो करेंगे रिले, वो डिफरेंशियल रिले ही करेंगे। ये परसेंट ये नहीं, मतलब सॉरी, सर ने बताया था कि परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के अलावा भी बहुत सारी रिले यूज होती हैं, लेकिन परसेंटेज डिफरेंशियल रिले भी यूज होगी, जो कि हमने आगे भी यूज करनी है बस बार के लिए भी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए आपके पास डिफरेंशियल रिले यूज होगी, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले यूज होगी, और भी रिलेज यूज होंगी जिनको बाद में डिस्कस करेंगे। ये प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसिपिएंट फॉल्ट। इंसिपिएंट्स के फॉल्ट वो फॉल्ट होते हैं जो कि ग्रेजुअली आहिस्ता से इंक्रीज कर रहे हो, इनका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो हम, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर में ऑयल बेस्ड आपका ट्रांसफार्मर होता है, तो ऑयल में हम कुछ सर्किट ब्रेकर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, एज अ कूलिंग। तो इस
फॉल्ट की प्रोडक्शन के लिए हम जो रिले यूज करते हैं इसको बकल रिले बोलते हैं। हमने ईपीडीबी में देखा था। तो बकल रिले आपके ट्रांसफार्मर ऑयल में इंसर्ट की जाती है ताकि जो शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम जो होती है ट्रांसफार्मर में उससे उनको आइसोलेट किया जा सके। ठीक है। अच्छा, ओवरफ्लक्सिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरफ्लक्सिंग जो होती है आपके पास ओवर वोल्टेज की वजह से और अंडर फ्रीक्वेंसी की वजह से, ये प्रोटेक्शन हम देखेंगे। यानी ये सारी प्रोटेक्शन हम देखेंगे। यानी प्रोटेक्शन देखेंगे अगेंस्ट, ये इंट्रोडक्शन था, यानी प्रोटेक्शन देखेंगे अगेंस्ट इंसिपिएंट फॉल्ट और देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरफ्लक्सिंग। सही। अच्छा, अब किस टाइप के फॉल्ट्स आपके ट्रांसफार्मर में आ सकते हैं? ओवरहीटिंग, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आ सकते हैं, ओवरलोड की वजह से आपके पास आर्मेचर करंट आपका राइज हो सकता है, तो ओवर फ्लक्सिंग हो सकती है, ओवर हीटिंग होगी इस वजह से। और आपके पास क्या हो सकता है कि ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग सिस्टम यूज है वो खराब हो जाए। क्या हो जाए? खराब हो जाए। तो इससे भी आपके पास क्या हो जाए? ओवर हीटिंग हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो ट्रांसफार्मर थर्मल रिले 49 यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए, इस टाइप के फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। और जो हम ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, जो हमारे थर्मल सेंसर होते हैं, PT 100 हो गया, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, ये यूज़ करते हैं। ये किस तरह वर्क करता है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट 100 होती है। सही है। जो कि बेसिकली कोफिशिएंट, यानी जो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब दूसरा आपके पास फॉल्ट होता है वाइंडिंग फॉल्ट, जो कि आपके पास फेस टू फेस फॉल्ट की वजह से आता है, फेस टू अर्थ फॉल्ट की वजह से आता है। इंटरटर्न फॉल्ट, इंटरटर्न फॉल्ट्स वो फॉल्ट्स होते हैं जब आपके पास सेम वाइंडिंग के टर्न्स आपस में, यानी दो वाइंडिंग्स हैं उनके टर्न्स आपस में सेम हो जाए। यानी फॉल्ट अगर हो, यानी इस तरह समझे इसको, यानी आपके पास दो वाइंडिंग्स हैं, तो फॉल्ट अगर हुआ तो दोनों वाइंडिंग्स के टर्न्स आपस में मिल गए, ये समझ लो, फॉल्ट अगर ऑन द टर्न्स ऑफ सेम वाइंडिंग। सही। तो यानी सेम वाइंडिंग के जो वाइंडिंग्स जो हैं उनके जो टर्न्स आपस में वो हो गए, क्या कहते हैं, जिस तरह शॉर्ट हो गए। सही। तो ये इस टाइप के फॉल्ट को हम इंटरटर्न फॉल्ट बोलते हैं। और इसकी डिटेक्शन के परसेंटेज डिफरेंशियल रिले हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। और इसके ऑनलाइन टैप चेंजर, ऑनलाइन टैप चेंजर वो होता है, हमने इसमें भी देखा था ये वन में, कि इसमें हम जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी, उसको हम चेंज कर सकते हैं, टैपिंग्स को वेरी कर सकते हैं विदाउट इंटरप्टिंग द पावर सप्लाई। ठीक है। तो पावर सप्लाई को इंटरप्ट किए बगैर हम टैप्स को चेंज करके सेकेंडरी करंट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सिंपल है, लो लेवल ऑफ ऑयल ड्यू टू लीकेज। तो लो लेवल ऑफ ऑयल होगा ट्रांसफार्मर, क्योंकि कूलिंग के लिए ऑयल बहुत नेसेसरी है। जब ऑयल आपका कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि हीटिंग तो आ रही है वाइंडिंग से, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, आपके पास पेरेटो लॉ अप्लाई हो रहा है, लेंस लॉ अप्लाई हो रहा है, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस तो होंगे। तो क्या होगा, हीटिंग होगी। अब इसको ओवरकम करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल होगा नहीं, तो क्या होगा, आपके पास अल्टीमेटली इंस्टॉलेशन ब्रेकडाउन हो सकती है, ओवर हीटिंग हो सकती है। तो वही होगा कि आपको ओवर हीटिंग हो जाएगी ट्रांसफार्मर में, ये लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, अब जब ट्रांसफार्मर इंडस्ट करंट, ये मोटर में भी देखा था कि ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है ड्यू टू द स्विचिंग। जब हम कर रहे होते हैं करंट्स की, यदि या तो स्विचिंग कर रहे होते हैं या हम स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करने के लिए हाई करंट फ्लो करता है। तो अब ये डिस्टॉर्टेड करंट क्या होता है, ये इनरश करंट होता है। ये अगर रिले सही से सेंस नहीं करेगी, यानी उसको डिटेक्ट नहीं करेगी, यानी अगर रिले सेलेक्टिविटी इसकी ऐसी है कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती बिटवीन द एबनॉर्मल कंडीशन और फॉल्ट कंडीशन, तब भी आपके पास क्या हो सकता है, ये एक फॉल्ट क्रिएट हो सकता है आपके पास, क्योंकि फॉल्ट डिटेक्ट नहीं हुआ, उसने इनरश करंट को ही इनरश करंट पे ही ट्रिप करा दिया, लेट्स सपोज उसको फॉल्ट कंसीडर कर लिया, तो ये मेल ऑपरेशन है रिले का, क्योंकि ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जब डेवलप करना होता है तो हाई करंट फ्लो करता है, जो कि 10 टाइम्स होता है फुल लोड करंट के। सही है। ओवर फ्लक्सिंग। अच्छा, इसमें और कोई चीज़ थी? हाँ, ऑनलाइन टैप चेंजेस के जो टैप्स होते हैं उनको बहुत केयरफुली एडजस्ट करना होता है, वरना क्या होता है कि ये एक नया फॉल्ट बन सकता है। टैप्स अगर सही से वेरी नहीं होंगे तो आपके पास क्या हो सकता है कि टैप्स आपने सही से चेंज नहीं किए, तो इससे भी जो सेकेंडरी करंट पे इम्पैक्ट आ सकता है, और आपके पास वाइंडिंग्स इससे डैमेज हो सकती हैं, मेल्ट हो सकती हैं, तो ये एक नया फॉल्ट बन सकता है। वैसे तो ये फीचर है, लेकिन अगर सही से यूज़ नहीं करेंगे तो ये फॉल्ट बन जाएगा। तो ये अच्छा, उसके बाद क्या है आपकी ओवरफ्लैक्शन। ओवरफ्लैक्शन होता है कि ओवर वोल्टेज, ठीक है,
ये किस तरह बनता है? ओवर वोल्टेज की वजह से होता है और अंडर फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। ओवर वोल्टेज की वजह से ऐसा होता है कि आपके पास जैसे क्या वोल्टेज आपके पास क्या हो गया कि सैचुरेट हो गया वाइंडिंग्स में, तो आपके ओवर फ्लेक्सिंग हो सकती है, ऐसी वजह सेकेंडरी की वाइंडिंग्स जो ओवर हीट हो सकती है इसकी वजह से, ओवर फ्लेक्सिंग की वजह से। ठीक है, अल्टीमेटली तो वाइंडिंग्स में ये अफेक्ट आएगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएंगे। आपके पास वाइंडिंग में जब सर्टेन एक एम्बियंट टेम्परेचर से जब आपका टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा रेटेड से, तो आपके पास वाइंडिंग जो डैमेज हो सकती हैं, मेल्ट हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है? अंडर फ्रीक्वेंसी। अंडर फ्रीक्वेंसी जब आती है जब आपका प्राइम मूवर सही से नहीं काम कर रहा होता। ठीक है, प्राइम मूवर की स्पीड रिडक्शन हो सकती है, स्पीड में रिडक्शन आ सकती है, सही से कपल्ड ना हो वो अगर, तो ये इशू हो सकता है कि अंडर फ्रीक्वेंसी होगी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे भी कम हो जाएगा की फ्रीक्वेंसी, तब भी ओवर फ्लेक्सिंग हो सकती है। ठीक है, इसकी इक्वेशन हमने देखी n5 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अब फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है v/2πfn cos ओमेगा टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। यानी ये इस तरह होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट होगा, यानी इसकी नेम प्लेट में लिखा हुआ है कि 60 हर्ट्ज के लिए डिजाइन हुआ हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करूँ, तो मुझे क्या करना होगा? कौन बताएगा मुझे? अगर मैं डायरेक्टली उसको 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास फ्लक्स ओवर फ्लेक्सिंग होगी, आराम से ओवर फ्लेक्सिंग होगी, और आपके वाइंडिंग जो है वो इससे क्या होंगी? इफेक्ट होंगी। और कैटास्ट्रोफिकली क्या होगा कि आपके पास जो वो है, जो लाइफ है ट्रांसफार्मर की, वो इफेक्ट हो सकती है, ये डैमेज भी हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर। अगर मुझे इसको 50 हर्ट्ज में ऑपरेट करना ही है, यानी एक 60 हर्ट्ज के इक्विपमेंट को जब 50 हर्ट्ज में ऑपरेट करना है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, यानी फ्रीक्वेंसी मैं 50 हर्ट्ज में ऑपरेट करूं, कम कर रहा हूं, तो मुझे वोल्टेज को भी, क्योंकि अल्टीमेटली हो गया फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्लक्स बढ़ जाएगा, और फ्लेक्सिंग हो गई क्योंकि डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी, तो मुझे साथ साथ वोल्टेज को भी बढ़ाना होगा, नहीं सॉरी कम करना होगा, सप्लाई वोल्टेज को कम करना होगा, तब जाके मेरे पास ओवर फ्लेक्सिंग ओवरकम होगी। वरना अगर सप्लाई वोल्टेज मैंने सेम रखा हुआ है जो कि 60 हर्ट्ज के लिए डेजिग्नेट है, तो अगर मैं उसमें ही 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करूंगा 60 हर्ट्ज के इक्विपमेंट को, तो जैसे ओवर फ्लेक्सिंग होगी। लेकिन अगर मैं सप्लाई वोल्टेज भी साइमल्टेनियसली क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तब मेरे पास ओवर फ्लेक्सिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था सर अब्दुल्ला विजय लेक्चर का ओवरव्यू, बस यही पढ़ाया था उन्होंने, और तो कुछ खास नहीं बताया था। ये देखिएगा अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये पता होना चाहिए आपको किस तरह ब्लॉक डायग्राम। दो रिस्टेनिंग कॉइल लगते हैं आपके पास, एक लेफ्ट हैंड साइड पे लगता है, एक राइट हैंड साइड पे लगता है, और उनके कॉमन होता हुआ जो आपके पास आ रहा होता है ऑपरेटिंग कॉइल। ठीक है, कॉमन पॉइंट पे लगा होता है, और फिर आगे ट्रिप कॉइल होता है, मतलब ट्रिप सर्किट होता है। सही, स्टेबिलिटी रेशियो देखने, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपका वेरी हो सकता है कि अगर मैं क्या करूं, स्पिल कर, यानी अगर मैं उसका जो स्लोप है, अगर उसको ज्यादा स्लोप तो मैं चेंज कर सकता हूँ, एंड नॉट फिक्स है, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्न्स जो रिस्टेनिंग कॉइल है वो चेंज हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो मेरे पास नेट जो कर्व है वो वेरी होगा। सही है, यानी अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ थी तो यहाँ आ जाएगी, तो इससे मैं क्या इंप्रूव कर रहा हूँ, रिस्टेनिंग रीजन इंप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेबिलिटी से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही, यानी अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 से 50% कर दिया, तो जब 50% होगा सर्क्यूटिंग करंट के, तब जाके आपकी डिफरेंशियल ऑपरेट करेगी एट एक्सटर्नल फॉल्ट। इंटरनल फॉल्ट में तो उसको ऑपरेट करना ही करना है, मिनिमम इंटरनल फॉल्ट फ्लो करेगा जब आपका विद इन द प्रोटेक्टेड जोन, तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी है, ये तो आइडियल इसका मतलब केस है कि इंटरनल फॉल्ट करंट पे तो ऑपरेट होना ही होना है। तभी देखें लिखा हुआ इंटरनल फॉल्ट करंट कैरेक्टरिस्टिक टू 100% ऑफ द स्टेप, यानी ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द सर्कुलेटिंग करंट। यानी जैसे आपके मिनिमम फॉल्ट, ये रीजन मिनिमम फॉल्ट करंट का है, तो मिनिमम फॉल्ट करंट जैसे ही अगर होगा तो आपके पास तो रिले ऑपरेट होगी, लाजमी होगी। लेकिन एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए हमें देखना होता है, एक्सटर्नल फॉल्ट में सिंपल डिफरेंशियल रिले में ये मसला था कि जब डिफरेंस करंट आ रहा था आपके पास एक्सटर्नल फॉल्ट में, तो आपके पास रिले ऑपरेट हो रही थी। जैसे ही डिफरेंस आया दो एरर की वजह से, रेशियो एरर की वजह से, फेज एंगल एरर की वजह से, तो आपके पास क्या हो रहा है कि सेकेंडरी करंट क्या हो रहा था, दोनों सीरीज का उनमें डिफरेंस आ रहा था, चेंज हो रहे थे। फेज एंगल एरर में आपको याद होगा कि आपके पास एक सीटी का सेकेंडरी करंट लैग कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी विद सम थीटा एंगल, और दूसरा भी आपका लैग कर रहा था विद सम थीटा एंगल। तो एंगल के डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा था, नेट करंट चेंज हो रहा था। ठीक है, तो स्पिल करंट पे जैसे ही आपका वो नॉन जीरो स्पिल पाथ पे जब करंट है जब नॉन जीरो हो गया, तो आपकी रिले ऑपरेट हो जाएगी, लाजमी है इसका। तो सिंपल डिफरेंशियल रिले में ये होता है कि स्पिल करंट जैसे ही आपके में दो एरर की वजह से करंट का डिफरेंस आया, तो एक्सटर्नल फॉल्ट पे रिले
मेल ऑपरेट हो रही है, ऐसे ही है ना। लेकिन हमने इसको रेक्टिफाई इस तरह किया, हमने इसको इंप्रूव इस तरह किया कि हमने परसेंटेज डिफरेंस ले लिया उसकी। तो इससे दो फायदे हुए, एक तो जो हमें स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक मिल रही थी उसमें जो स्लोप उसको हम वेरी कर सकते हैं, पहला फायदा ये हुआ, ये हम स्लोप को वेरी कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि इसका जो रिस्टेनिंग रीजन है वो इंप्रूव हो गया एज कम्पेयर टू दी सिंपल डिफरेंशियल रिले रीजन, रिस्टेनिंग रीजन। ठीक है, पहले क्या आ रहा था सिंपल डिफरेंशियल रिले में, जब इस स्टेबिलिटी लिमिट से जब करंट एक्सीड हो जाता था, सही है, तो आपके पास यानी फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आपका करंट राइज होना शुरू हुआ, तो अभी तो रिस्टेनिंग रीजन के अंदर ही है, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट आया, राइज होना शुरू हुआ, इस पॉइंट पे जैसे ही वो आएगा तो आपकी रिले ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन अब जब मैंने ये यूज किया परसेंट डिफरेंस रिले, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक वो स्ट्रेट लाइन है, तो अब इसका फायदा ये हो कि मेरा जो रिस्टेनिंग रीजन वो बढ़ गया, तो जैसे ही अब इस लिमिट से जब एक्सीड करेगा, ये क्या है, ये डिफरेंशियल रिले कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैंने इसको रखा हुआ लेट्स सपोज 25% स्टेप पे, यानी 25% जब सर्कुलेटिंग करंट होगा, यानी जब आपके पास जो करंट है, स्पिल करंट है, वो जब 25% होगा सर्कुलेटिंग करंट के, तब रिले ऑपरेट करेगी, यानी जब इससे एक्सीड करेगा तब आपके पास रिले मेल ऑपरेट करेगी, तो स्टेबिलिटी रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो हम यही यूज करेंगे, सिंपल डिफरेंशियल रिले मोस्टली यूज नहीं होती, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले ही यूज होती है और यही रिलायबल है। अच्छा, बहुत लंबी बात हो गई, मैंने रिकॉल कराना था ऐसे। अच्छा अच्छा, उसके बाद और क्या है इसके अलावा, मेरे ख्याल में हो गया। अच्छा, अब ये है आपके पास सर अली मेमन का काम है। सर अली मेमन ने बस ये बताया था कि जो सीटीज होती हैं आपके पास, वो सीटीज आपस जोन्स को वो करती हैं, कहते क्लासीफाई करती हैं कि अब जब भी आपके प्रोडक्शन स्कीम आपको यूज करनी हो ना, तो उसमें ओवरलैपिंग जोन का होना बहुत जरूरी है, यानी जोन्स आपके ओवरलैप होने चाहिए। वो किस तरह होंगे, वो सीटीज के थ्रू होंगे, यानी आपका जो ट्रांसफॉर्मर सीटी जो है वो जोन्स को डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, यानी अगर ये एक प्रोटेक्टिव जोन है तो इसके अंदर एक ओवरलैपिंग जोन और है, देखिए ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यानी सीटीज इस तरह लगी होनी चाहिए कि इससे जोन आपके ओवरलैप कर रहे हो, ये ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, सॉरी सर्कल सही नहीं बना, ये कहीं ओवरलैप हो गया इस सीटी की वजह से। सही, तो जोन्स आपके प्रोडक्शन यानी अगर आप डिजाइन कर रहे हो आप किसी नेटवर्क के लिए, तो जोन्स आपके ओवरलैप होने चाहिए। वो कैसे होंगे, वो आपके सीटी के थ्रू होंगे। सही। अच्छा, ये असाइनमेंट मिला होता है हमें, ये करना है हमें, नेक्स्ट वीक देना है। बाकी मैं फॉल्ट्स के बारे में बताया कि थ्री फेज फॉल्ट जब अगर होता है आपके पास, ये आप देखेंगे भी असाइनमेंट में, तो आपके पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होते हैं, यानी थ्री फेज बैलेंस फॉल्ट आया, ये बैलेंस लिखना था मुझे यहाँ पर, बैलेंस आया तो पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, नेगेटिव नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा। अब हम तो पहले पीएसए में करंट देखते थे, इस केस में हमने वोल्टेज भी देखा कि करंट सीक्वेंस और वोल्टेज सीक्वेंस में फर्क क्या होगा, एंगल का फर्क होगा, कि अगर आपके पास वोल्टेज का सीक्वेंस इस तरह है तो करंट उससे 90 डिग्री क्या कर रहा होगा, यानी उसके 90 डिग्री लैग पे होगा। सही, ये है, यानी अगर आपका वोल्टेज का सीक्वेंस 0 डिग्री पे है तो करंट का सीक्वेंस 90 डिग्री पे होगा। सही है, और जो आपके पास अनबैलेंस फॉल्ट होंगे, अनबैलेंस फॉल्ट में क्या होगा कि आपके पास यानी थ्री फेज अनबैलेंस, ये थ्री फेज अनबैलेंस फॉल्ट है, तो इस केस में होगा कि जीरो सीक्वेंस करंट होंगे लेकिन नेगेटिव सीक्वेंस आ जाएगा अनबैलेंस की वजह से। तो नेगेटिव सीक्वेंस में ये था, अच्छा एक मिनट, हाँ जी ठीक है, अनबैलेंस फॉल्ट जब आएगा तो पॉजिटिव सीक्वेंस वही होगा, 90 डिग्री लैग कर रहा होगा, लेकिन वोल्टेज के केस में क्या होगा, वो लीड कर रहा होगा, यानी नेगेटिव सीक्वेंस के, नहीं सॉरी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव सीक्वेंस में वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री लीडिंग इफेक्ट है, जबकि नेगेटिव सीक्वेंस जब आ जाएगा तो इनमें जो इफेक्ट होगा, ओहो मैं रिपीट करता हूँ, सॉरी आई एम सॉरी, रिपीट फिर से करता हूँ। थ्री फेज फॉल्ट पे आते हैं, थ्री फेज फॉल्ट में क्या पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और करंट आपस में 90 डिग्री लैग पे होंगे। सही, अनबैलेंस फॉल्ट आया तो पॉजिटिव सीक्वेंस वही 90 डिग्री लैग पे है, वोल्टेज और करंट आपस में, लेकिन नेगेटिव सीक्वेंस में वो क्या है, वो 90 डिग्री लीड हो जाएंगे। सही, बस ये लीडिंग इफेक्ट होगा। और जब आपके पास फेस टू फेस ग्राउंड हो गए फॉल्ट, यानी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होंगे, तो उसमें जीरो सीक्वेंस करंट भी होगा, तो जीरो सीक्वेंस करंट को भी वही इसकी वही प्रॉपर्टी है जो नेगेटिव सीक्वेंस के लिए, कि आपके पास 90 डिग्री
आपके पास जो एंगल है वो लीड कर रहा होगा वोल्टेज का करंट से। ठीक है, बस ये सर ने बताया था और इसको हमें ऑब्जर्व करना है असाइनमेंट में। असाइनमेंट हमें मिल चुका है, ये आप लोगों को करना है। तो जब ये करेंगे तो और मुझे भी क्लियर हो जाएगा। वैसे तो सर ने सिर्फ बताया था, अब बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी हम असाइनमेंट से ही क्लियर होंगी। फिलहाल सर ने इतना ही पढ़ाया था जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की है। तो इसको डिटेल में हमें जब समझ आएगा, जब हम इसको ई टैप में करेंगे, सीक्वेंस करंट्स वोल्टेज वोल्टेज एंड करंट्स की वैल्यूज़ निकालेंगे, तब हमें इसको और हमें क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, तो मेरे ख्याल में आज यहीं तक रखते हैं, और कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा इसको। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।